नेक्स्ट पार्ट जो है इसमें आपका जो है 0.05 मोल प्रति लीटर NaOH विलयन के स्तंभ का विद्युत प्रतिरोध जो है आपको दे रखा है। सही निकाल। हमें पता है एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, तो एरिया निकाल लेंगे। एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू रख ली 3.14 और आपका आर हमने निकाला ही था, ठीक है, 0.5 इसको रख लिया हमने। और ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में आ गया। लेंथ हमारे को दे रखी है 50 सेंटीमीटर, तो 50 सेंटीमीटर लेंथ ले ली हमने, ठीक है यहाँ पर। और जो एरिया है इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मल्टीप्लाई करके ये जो ए का मान निकल रहा है वो निकल रहा है हमारे पास में 0.785 इंटू 10⁻⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से सीधा सीधा प्रतिरोध निकालने की बात, अब प्रतिरोध की बात करें तो प्रतिरोध जो होता है वो आर रेजिस्टेंस बराबर होता है रो एल बाई ए, ठीक है। आपको सभी को पता है ये 10वीं का फॉर्मूला है। अब यहाँ पर जो है आपको यहाँ से रो निकल जाएगा, रो को इधर लाओगे तो ये आर जो है उधर चला जाएगा और ए उससे मल्टीप्लाई होकर एल डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हमने उसको रो को निकालना में जिसको प्रतिरोधकता है आपकी तो वो निकल जाएगी। तो यहाँ पर जो है एल की वैल्यू रख ली, आर की वैल्यू हमने यहाँ पे क्या है, आर की वैल्यू हमारे पास कितनी है गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे गिवन है तो उसको हमने ले लिया 5.55 इंटू 10⁻³ ओम इंटू 0 पॉइंट जो हमारे पास वैल्यू थी इस वैल्यू को ले लिया, ठीक है यहाँ पर। अब इसके बाद में डिवाइड करना है एल से, तो एल हमारे पास है यहाँ पर 50 से डिवाइड किया। प्रतिरोधकता जो है रो ये आ गई आपकी 87.135 ओम सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसके बाद दूसरी चीज हमसे क्या पूछिए, देखिए विशिष्ट चालकता पूछी है और मोलर चालकता पूछी है। तो विशिष्ट चालकता और मोलर चालकता दोनों देख लेते हैं। देखिए ये होता है कप्पा बराबर 1/ρ, यानी कि 1/ρ की अभी अभी हमने वैल्यू निकाली है ऊपर, उसको रखेंगे यहाँ पर। रखते ही हम डिवाइड करेंगे तो ये ओम है जो नीचे आएगा, नीचे की वजह से जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका ये इनवर्स में चला जाएगा, है ना। ओम जो है डिवाइड करने के बाद में इनवर्स में चला जाएगा, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, ये आ गया हमारे पास में 0.01148 समथिंग समथिंग करके ओम इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स। इसके बाद जो है आपका मोलर चालकता बचा जिसको लैम्डा एम से हम डिनोट करते हैं, कप्पा इंटू 1000 अपॉन में सी, या फिर आप जो भी है जो यूज करते हैं आपकी मर्जी है। तो यहाँ पर ये सेंटीमीटर क्यूब पर लीटर में आ जाएगा। सी जो है हमारे पास है, ठीक है, तो वो हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर देनी है, ठीक है। ऊपर देखोगे आप सी, ठीक है, यहाँ पर है। तो यहाँ पर चलिए अब आगे, तो यहाँ पर इसको पुट करते हैं। कप्पा की वैल्यू हमारे पास निकाल रखी थी हमने, उसको हमने पुट किया यहाँ पर, ठीक है। और इसके बाद में जो है ये जो आपका फॉर्मूला है उसको पुट किया, नीचे हमारे पास सी की वैल्यू है इसको पुट किया, तो हमारे पास जो है वैल्यू आ गई 229.6 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये ध्यान रखना, ये यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, अदरवाइज नंबर यहाँ से कट जाते हैं, ठीक है। अब अगला जो क्वेश्चन है आप देख सकते हैं यहाँ पर, निम्नलिखित टिप्पणी, निम्नलिखित जो है टिप्पणी लिखिए, निम्नलिखित पर होना चाहिए। यहाँ पेप्टीकरण है और अपोहन है। तो सबसे पहले पेप्टीकरण की बात करें तो आप देख सकते हैं पेप्टीकरण ये है, पढ़ सकते हैं, ये थ्योरी है, थ्योरी तो साझा समझने में आपको दिक्कत नहीं होगी। और यहाँ पे दूसरा पार्ट है इसका। इसके बाद अपोहन क्या होता है वो मैंने यहाँ बता दिया है आप लोगों को, इसको आप पढ़ लीजिए। थ्योरी है, थ्योरी में एज इट इज आपको याद करनी पड़ेगी। और प्रथम द्वितीयक और तृतीयक एमिनो की पहचान की विधि का रासायनिक समीकरण सहित जो हमें सॉल्व करना है। तो देखो यहाँ पर जो है सबसे पहले हम बता देते हैं, बेंजीन सल्फोनिक क्लोराइड जो है ये प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया से एन एथिल बेंजीन जो है सल्फोनेमाइड प्राप्त होता है। तो इस तरह से जो है हम सारे के सारे चीजों को यहाँ पे समझाते हुए रासायनिक समीकरण भी दे देंगे, ठीक है। तो ये सारे के सारे आपको अमीनों को रासायनिक समीकरण दे देने हैं। इसके बाद जो है यहाँ पे क्या बात कर रहा है कि ग्लूकोज का संरचना सूत्र लिख देना है और इससे जो है ग्लूकोसैरिक अम्ल और ग्लूसोऑक्सिम कैसे प्राप्त करेंगे उसका समीकरण देना है। सबसे पहले तो ग्लूकोज की संरचना मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दी थी, इस तरह की ग्लूकोज की संरचना होती है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है इसका ऑक्सीकरण करें ग्लूकोज का, तो आपका जो है यहाँ पर मिल जाएगा सैकरिक अम्ल अगर ऑक्सीकरण करते हैं। और NH2OH के प्रेजेंस में इसको करते हैं तो हमारे को मिल जाएगा आपका दूसरा है ग्लूऑक्सिन, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका आंसर कंप्लीट।
अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कोई पदार्थ X है जिसका 4 ग्राम जो है 100 ग्राम विलायक में डालने पर S जो है एक बनेगा, उसका क्वथनांक जो है 0.6 केल्विन बढ़ जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन का पूछा गया है कि S के हिमांक में कमी हमें बतानी है, S के सापेक्ष वाष्प दाब में कमी बतानी है, अलावा उसके तीसरा नंबर पूछा गया है आपसे 300 केल्विन पर घोल यानी विलयन का जो है परासरण दाब भी निकालना है, और x का अणुक द्रव्यमान यानी कि उस इसको अणुभार कहते हैं वो भी निकालना है। और यहाँ पे आपको डिटेल दे रखी है, केबी की वैल्यू 5.0, केएस की वैल्यू 32.0 और एस का आणविक द्रव्यमान जो है 150 और विलयन का घनत्व जो है आपको दे रखा है 1.6 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो ये सारी चीजें दी गई हैं, बहुत आसानी से समझ सकते हैं। ये सारी चीजों को नोट कर लेना, क्योंकि जब हम नीचे जाएंगे तो आपको ये चीजें बार बार में हम नहीं देख पाएंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन में इसको पूछा गया उसी को कर लेते हैं। इसके ख पार्ट को नीचे कर लेंगे, जिसमें आपका प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक के लिए जो व्यंजक निकालना है आपको, और स्कूल में बहुत अच्छे तरीके से आपको ये करवाया होगा डेरिवेशन। तो इस ख पार्ट के जो आंसर को हम नीचे देख लेंगे। पहले हम क पार्ट के आंसर को कर लेते हैं, जिसमें आपके ये 4 पोर्शंस पूछे गए हैं मेनली। तो इसमें 4 पोर्शंस जो है इसको ध्यान रखना है हमें और इसको सॉल्व करना है। तो हमें क्या क्या दिया गया है, ये है कि पदार्थ x का भार दिया गया है, जिसको स्मॉल w से हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, 4 ग्राम है। ध्यान रखना है, जो चीजें यहाँ पे बताई जा रही है नोट करते रहें। उसके अलावा s का क्वथनांक जो है उसमें उन्नयन दिया गया है डेल्टा टी बी, जो कि 0.6 केल्विन है। सारे न्यूमेरिकल में जो वैल्यू है पहले हम उसको लिख लेंगे, ताकि हमको इनको आसानी से फॉर्मूले में डालने में कोई भी दिक्कत ना हो। विलायक का भार जो है कैपिटल W, जो कि 100 ग्राम है। आपको न्यूमेरिकल में सब कुछ पता है, यहाँ पे 100 ग्राम है, ठीक है। और आपको 4 ग्राम जो है x का है, x के क्वथनांक में जो है 0.6 बढ़ जाएगा, उन्नयन बता रखा है जो है आपका 0.6 डिग्री केल्विन है। क्वथनांक में उन्नयन का स्थिरांक जो हमें दे रखा है क्वेश्चन में kb, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं हम kb से, तो उसका वैल्यू हमें 5 दे रखा है। x का आणविक द्रव्यमान जिसको हम कैपिटल M से डिनोट कर रहे हैं, 150 दे रखा है। और इसके बाद में हिमांक में कमी यानी कि अवनमन जो स्थिरांक वो दे रखा है KF32। मोललता सबसे पहले हम बात करें तो मोललता होता है स्मॉल m इक्वल्स टू डब्ल्यू, और वो भी कौन सा, स्मॉल w इंटू 1000 अपॉन में m इंटू डब्ल्यू। और इन सभी m और w और स्मॉल w सभी को मैंने यहाँ पे बता रखा है कि कैपिटल M क्या है, स्मॉल m क्या है, स्मॉल w क्या है, tb क्या है, सभी को सामने सामने मैंने लिख दिया है। तो बस इनकी वैल्यूज जो है इस फॉर्मूले में डालेंगे, मोललता निकाल लेंगे। तो w हमारे को 4 दे रखा है, 1000 मल्टीप्लाई में है m और w नीचे लिख दिया। सब काट कूट के आप निकालोगे तो यहाँ पे 400/15 मोलल जो है इसकी मोललता आ जाती है। इसमें जो है हिमांक में कमी अवनमन निकालना है, जो कि डेल्टा टीएफ है, वो होता है केएफ इंटू एम। ठीक है, ये पहला समीकरण है। और क्वथनांक में उन्नयन जो होता है जिसमें डेल्टा टी बी होता है वो के बी एम होता है। और जो आपका पहला और दूसरा समीकरण है, अगर इसमें से हम एक समीकरण में से दूसरे समीकरण को भाग दे देते हैं तो हमारा कुछ इस तरह से टी एफ बाई टी बी बन जाएगा। इसी तरह से के एफ बाई के बी, एम अपॉन एम, एम 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 से कैंसिल हो जाएगा, तो के एफ अपॉन के बी बचेगा। इसके बाद जो है यहाँ पर टीएफ की हमारे पास वैल्यू नहीं है, बाकी सभी की वैल्यू है, तो सभी की वैल्यू डाल दी, जो कि मैंने अभी अभी आपको बताया, नोट कर लेना। तो ये वैल्यू डाली और यहाँ से टीएफ की वैल्यू हमारे पास निकल के आ गई, जो कि एस के हिमांक में कमी निकालना था पहला पोर्शन, वो आ गया 3.84 केल्विन। ठीक है, दूसरे पोर्शन की बात करें तो इसमें एस के सापेक्ष वाष्प दाब में कमी, जिसको हम डिनोट करते हैं पी नोट या पी जीरो माइनस पी अपॉन में पी नोट इक्वल्स टू स्मॉल एन बाई एन। और ये स्मॉल एन और कैपिटल एन क्या होता है, पी नोट क्या होता है, पी क्या होता है, ये हम यहाँ पे देख सकते हैं। पी नोट जो होता है शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है, जो कि हमारा पी नोट रिप्रेजेंट करता है, और जो पी रिप्रेजेंट करता है वो होता है विलायक का वाष्प दाब। ठीक है, तो ये चीज मैंने यहाँ पे लिखी हुई है ताकि आपको समझ में आए कि इस फॉर्मूले में इनका मतलब क्या है। एन और एन, ये कैपिटल एन और स्मॉल एन दोनों को देख लेंगे, जिसमें कैपिटल एन जो डिनोट करता है विलायक के मोलों की संख्या, कैपिटल एन से डिनोट होता है, जिसको हम W अपॉन में M डैश से डिस्क्राइब करते हैं। पाणु का जो अणुभार है वो हम निकाल ही सकते हैं। पानी जो है वो H2O होता है, तो इसका अणुभार निकाल लीजिए। हाइड्रोजन जो है आपका इसका 1 होता है, इनटू में कितना हाइड्रोजन है 2 है, और ऑक्सीजन 16 होता है, तो टोटल मिला के 18 हो गया। अब इसको फॉर्मूले में डाल देंगे, W अपॉन में M डैश, हमने 18 निकाल लिया, M डैश, W हमारे पास गिवन है 100, इसको हमने यहाँ पे डिवाइड किया। और दूसरा जो है आपका स्मॉल एन, जिसको क्योंकि हमें फॉर्मूले में रखना है तो हमारे को एन की वैल्यू और स्मॉल एन और कैपिटल एन की वैल्यू चाहिए, पी नोट की वैल्यू चाहिए, पी की वैल्यू चाहिए, सारी वैल्यूज हम निकालते जाएंगे। इसके बाद में यहाँ पर विलय पदार्थ के मोलों की संख्या जो स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करता है वो स्मॉल डब्ल्यू, ये देखो ये कैपिटल एन वाला कैपिटल डब्ल्यू, स्मॉल एन वाला स्मॉल डब्ल्यू अपॉन में एम।
तो यहाँ पर जो है स्मॉल w जो है आपका कितना है 4 है, क्वेश्चन में दिया गया है। m हमारे को क्वेश्चन में दिया गया 150, इसको रखा और ये हमारे पास कैपिटल R और स्मॉल n की वैल्यू आ गई। अब s के सापेक्ष वाष्प में जो कमी होगी दाब में वो पी नोट माइनस पी अपॉन में पी नोट होगा, तो इनकी वैल्यूज रखते हैं। पी नोट हमारे पास जो अभी अभी हमने देखा यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 अपॉन में 150 इंटू में 18 अपॉन में इंटू 100, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 72 और बटे में इसको गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 15,000, ठीक है। तो ये चीज हमारे पास समझ में आ गई। अब यहाँ पे जो है इसकी वैल्यू जो हमें निकालनी थी, एस के दाब में कमी जो है वो कितनी आ गई 0.048, तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, यानी कि इसका आंसर आ गया। इसके बाद तो थर्ड पार्ट में पूछा गया 300 केल्विन पर विलयन का परासरण दाब निकालना है। तो टेम्परेचर हमें दे रखा है 300 केल्विन, परासरण दाब जो होता है वो होता है पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। और याद रखना कि इसमें जो है हमारे को क्या क्या चीजें देखनी है। तो हमारे को जो है एक एन चाहिए, एन जो होता है वो डब्ल्यू अपॉन में एम होता है, अभी अभी हमने डिस्कस किया। दूसरा चाहिए वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम यानी कि आयतन, और आयतन जो होता है एम बाई डी होता है। क्यों? क्योंकि द्रव्यमान जो होता है, जो मास होता है वो डी इंटू वी होता है। डी जो है आपका घनत्व है, ठीक है, ये क्या है घनत्व यानी कि डेंसिटी, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम जो है आपका मास होता है, द्रव्यमान होता है। और द्रव्यमान में से हमें अगर v की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो इस d को इधर ले जाएंगे तो m अपॉन में d हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला आ गया। तो यहाँ पर d जो है वो निकाल सकते हैं। हमारे पास जो घनत्व दे रखा है 1.6 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब दे रखा है, ठीक है ना, ये दे रखा है हमारे क्वेश्चन में। तो यहाँ पर जो है इसको हम ग्राम पर लीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये 1.6 इंटू 10⁻³ ग्राम पर लीटर आ जाएगा। विलयन का द्रव्यमान जो है कितना हो जाएगा, तो एक विलयन 100 है, दूसरा विलयन 4 है, तो दोनों का द्रव्यमान मिला के 104 हो गया, ठीक है ना। टोटल विलयन का द्रव्यमान जो हमने निकाल लिया। अब हमारे को जो है सब केवल v की वैल्यू निकालने के लिए पुट कर देना है। तो m हमारे पास आ चुका है 104, डी अभी अभी हमारे पास ऊपर थी, डी की वैल्यू हमने पुट करी, ये लीटर में आ गया। इसके बाद में परासरण दाब का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। तो मेरे पास जो है पी हमें निकालना है, वी हमने निकाल लिया, एन हमारे पास था ही, आर हमारे पास दे रखा है, टी हमारे पास दे रखा है, सभी की वैल्यू पुट करी। तो पी की जो वैल्यू आ जाएगी वो आपको कैलकुलेशन करके मैथमेटिकली सॉल्व करोगे तो आपका 0.0101046 इंटू 10⁻³ जो है इस तरह से आ जाएगा। आप जो है इसकी 10⁻³ जो है मल्टीप्लाई करोगे तो इस तरह से आपका P इक्वल्स टू 10.104 ATM, मतलब आपका जो है ये आ जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, ठीक है, परासरण दाब। इसके बाद इसमें चौथा पॉइंट पूछा गया x का अणुक द्रव्यमान यानी अणुभार निकालना है। तो x का अणुभार जो होता है वो w इंटू एम अपॉन में w पी नोट माइनस पी अपॉन में पी नोट होता है। ध्यान रखना, फॉर्मूले सारे याद रखने पड़ेंगे। w की वैल्यू मुझे पता है, m की वैल्यू मुझे पता है, ठीक है, w की इस वाले कैपिटल w की मुझे पता है, और पी नोट माइनस पी अपॉन में अभी अभी हमने निकाला था, इसकी वैल्यू जो है हमने देखा था कि यहां देखोगे तो आ जाओ, देखो परासरण दाब जो है ये देखो हमने 0.84 निकाला था ये, ठीक है, ये जो है वाष्प दाब में कमी पी नोट माइनस पी अपॉन में पी, तो इसको हम रख देंगे यहाँ पे। अब इसको रखते ही हमारे जो है सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये रखा हमने इसकी वैल्यू को और डिवाइड वाइड कर लेंगे हम, और फिर हमारे पास पदार्थ एक्स का अणुभार जो आ जाएगा 125 ग्राम पर मोल, ठीक है। इसके बाद जो है नेक्स्ट पार्ट जिसमें प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग समीकरण जो हमें निकालना था, ख पार्ट जो है आपका, उसको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है इसका आपको डेरिवेशन करना है। ए जो है ये आपका प्रथम कोटि अभिक्रिया में कोई उत्पाद बनाता है, अभिक्रिया का वेग हम जो है इस तरह से डिनोट करते हैं, पता ही है आपको, डेरिवेशन कराया है स्कूल में, तो इसको आपको अपने हिसाब से कर लेना है। और कोई भी कमी है, कोई परेशानी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें, पॉइंट टू पॉइंट इसको नोट कर लेना है आपको। तो आपका जो लास्ट में वैल्यू आ जाएगी इसकी वो आ जाएगी 2.303 अपॉन में टी log 10 a अपॉन में a माइनस एक्स, सभी को पता है। तो ये लिख सकते हैं या फिर आप ये भी लिख सकते हैं। उसके अलावा फिर आप इसका जो है विस्तार पूर्वक अर्ध आयु काल निकालेंगे तो वो भी आप निकाल सकते हैं। अर्ध आयु काल का जो आपका आता है वो हमारे पास आ जाएगा टी हाफ, जो टी हाफ निकालेंगे तो आ जाएगा 0.693 अपॉन में के, और ये जो है वैल्यू हमेशा याद रखनी है क्योंकि न्यूमेरिकल्स में ये यूज किए जाते हैं। ये हो गया आपका। अब इसमें ग पार्ट भी पूछा गया, संक्रमण तत्व जो है किसे कहते हैं या किन्हें कहते हैं, और संक्रमण तत्वों के संदर्भ में जो है निम्न को समझाना है। ये रंगीन आयन बनाते हैं और ये अंतरकाशी यौगिक बनाते हैं, इन दोनों को समझा देना है, ठीक है। संक्रमण तत्वों के बारे में हमने लिख दिया है। संक्रमण तत्वों में जो है ये रंगीन आयन क्यों बनाते हैं ये हमने एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। तो ये रंगीनहीन बनाते हैं, ठीक है ना, ये चीज आपको ध्यान रखना है। और दूसरा जो है अंतरकाशी यौगिक क्यों बनाते हैं, तो यहाँ पर भी आपको इसका जो है आंसर मिल जाएगा। इसके बाद लिगेंड क्या होते हैं, ये क्रिस्टल क्षेत्र में विपाटन ऊर्जा को कैसे प्रभावित करते हैं, तो इसको भी आप आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर इसका डेफिनेशन दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। और फिर आप लिगेंड के बारे में थोड़ा सा चित्र वगैरह डायग्राम बना करके, केमिस्ट्री है तो आपको सॉल्व करना होगा इसी तरह से। और इसके जो 3 कारक क्रिस्टल क्षेत्र में विभाजित ऊर्जा को जो है प्रभावित करते हैं उनको भी हमें बता देना है ABC के नाम से, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसका सोल्यूशन इस तरह से मिल जाएगा।
इसके बाद में जो है आपका 6th क्वेश्चन, इसमें क पार्ट पूछा गया, निम्नलिखित को कारण सहित समझाना है। साधारण ताप पर जो ऑक्सीजन एक गैस है, सल्फर ठोस है, हैलोजन प्रबल ऑक्सीकारक है, उत्कृष्ट गैसों का क्वथनांक जो है बहुत कम होता है। या फिर अथवा वाला पार्ट जो है, हेबर विधि द्वारा अमोनिया के औद्योगिक निर्माण का नामांकित चित्र सहित वर्णन करके उसके प्रमुख गुण और उपयोग जो है आपको लिख देने। तो हमने कोई भी आपको अथवा में से एक ही करना होता है, तो हमने जो है नीचे वाला हेबर विधि वाला कर दिया है, तो हेबर विधि का आंसर यहाँ पर है। और फिर भी अगर आप सारे पार्ट्स के आंसर चाहते हैं तो भी उसके लिए कमेंट कर सकते हैं। ये आपका हेबर विधि है, ये डायग्राम जरूर बना लेना। हेबर विधि का सिंपल सा डायग्राम है ये, इसको जरूर करना है, जिसमें अमोनिया का निर्माण होता है। और इसका जो भी आपको प्रोसेस है उसको जरूर समझाना है एक बार। इसका रासायनिक गुण क्या है ये भी आपको बता देना है। धातुओं के साथ धातु ऑक्साइडों के साथ जो अपचयन होता है ये भी आपको बता देना है। इसके बाद में उपयोग बता देना है प्रयोगशाला में, और उसके बाद में बर्फ बनाने और कोल्ड स्टोरेज में। इसके बाद में जो ख पार्ट है, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखनी है, जिसमें रायमन टीमन अभिक्रिया है और कोल्बे अभिक्रिया है, विलियम संश्लेषण है। और अथवा पाठ में आपसे क्या पूछा गया है, क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण लिखना है। फिनॉल को जिंक चूर्ण के साथ गर्म किया जाता है। एथिल अल्कोहल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 के साथ में 160 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो है गर्म किया जाता है। इथाइल ईथर की हाइड्रोआयोडिक अम्ल के साथ जो है अभिक्रिया होती है। और साथ साथ फिनॉल में ब्रोमीन जल मिलाया जाता है। और फॉर्मल्डिहाइड की गिरनार्ड अभिकर्मक से अभिक्रिया कराने पर जल अपघटन किया जाता है। तो इन सभी का हम समीकरण लिख करके बता देंगे। इसका अथवा पार्ट में से आप चाहे तो ये भी कर सकते हैं, इनको पहले मैं सॉल्व करवा चुका हूं। और अथवा पार्ट का जो है यहाँ पे हम सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहला पार्ट इसमें पूछा गया, फिनॉल जो है इसको जिंक के चूर्ण के साथ गर्म करेंगे तो फिनॉल है आपका, इसको जिंक के साथ जब गर्म करते हैं तो बेंजीन देता है और जेडेनो दे देगा। इस तरह दूसरे पार्ट में आपसे पूछेगा, एथिल अल्कोहल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल पर 160, तो यहाँ पर एथिल अल्कोहल है आपका C2H5OH, H2SO4 की प्रेजेंस में 160 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब इसको हम करते हैं ट्रीट, तो हमारे को जो है डाइथाइल ईथर जो है मिलता है और साथ में वाटर मिलता है। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है, यहाँ पर क्या बोला है इसमें बोला है कि हाइड्रो आयोडिक अम्ल के साथ अभिक्रिया। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सबसे पहले हाइड्रिक आयोडिक अम्ल जो है इसके अगर ठंडा होगा तो उसके साथ अगर करते हैं तो एथिल अल्कोहल और एथिल आयोडाइड मिलेगा। अगर गर्म आप HI के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो यहाँ पर जो है एथिल आयोडाइड मिलेगा। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई आपको। और चौथे पार्ट में आपसे क्या पूछा है, तो Br2 और HO मतलब जल के ब्रोमीन और जल मिलाया जाता है फिनॉल में, तो क्या होगा, तो फिनॉल आपके सामने है। फिनॉल में जब ब्रोमीन और जल जो है मिलाया जाएगा तो यहाँ पे 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल जो है प्रेजेंस होता है यानी बन जाता है। और इसके बाद पांचवें पार्ट में जो है आपसे क्या पूछा है, फॉर्मेल्डिहाइड की गिरनार्ड अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया कराने पर जल अपघटन होगा, तो क्या होगा, तो यहाँ पर जो है हम लिख लेते हैं फॉर्मेल्डिहाइड को, और जब इसको ट्रीट कराते हैं तो अल्कोहल जो हमें फॉर्म में मिलता है। तो इस तरह से ये आप रिएक्शंस बताएंगे। इसके बाद में एरिल एल्डिहाइड नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति जो है ये कारकों से कम क्रियाशील होते हैं। ये आपको बताना है किन कारकों से जो ये कम होते हैं। अथवा में एक पार्ट और पूछा गया है, क्लोरीन यद्यपि इलेक्ट्रॉन अपनयन समूह है फिर भी यह जो है एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया में ऑर्थो तथा पैरा निर्देशक है, इसका रीजन क्या है। और एल्किल हैलाइड ध्रुवीय होते हुए भी जो है जल से अभिसरणीय है, ये अभी आपको बताना है। तो अगर हम बात करें एरोमेटिक की, तो एरोमेटिक वाला जो मैंने आंसर ये वाला फर्स्ट वाला इसका अथवा पार्ट को कराया मैंने, तो यहाँ पे जो है एरोमेटिक का जो आपको बता देना है। तो इस तरह से आप पूरा जो है इसका विवेचन लिख देंगे, साथ में डायग्राम दे देंगे, उदाहरण भी दे देंगे। इसके दूसरे पार्ट में एल्किल हैलाइड जो है ये क्या होते हैं, पोलर होते हैं, इसके ध्रुव जो है पोलर होते हैं। एल्किल हैलाइड के ध्रुवीय होते हैं, तो ये जल से अभिसरणीय है, तो ये भी इसका रीजन हमने यहाँ पे दे दिया है। इसके बाद में इसका ख पार्ट है जिसमें प्रोपेनल और एवं प्रोपेन, इसके क्या है रासायनिक परीक्षण जो है आपको करने हैं। फिनॉल एंड बेंजीन अम्ल और एसिटोफिनॉन और बेंजोफिनॉन। ठीक है, अथवा में निम्नलिखित कैसे प्राप्त करेंगे, केवल रासायनिक समीकरण लिखना है, तो यहाँ पे भी रासायनिक समीकरण है और यहाँ पे रासायनिक परीक्षण है। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो वैल्यूज है इनको, तो अगर हम बात करें कि प्रोपेनॉल जो है, अगर आप प्रोपेनॉल और प्रोपेन बनाते हैं तो इसमें कैसे रासायनिक परीक्षण में क्या होगा, तो अगर हम प्रोपेनॉल लेते हैं, अगर इसका हम रासायनिक परीक्षण करते हैं तो कोई भी अभिक्रिया नहीं होगी, तो हम समझ जाएंगे कि ये जो है आपका प्रोपेनॉल है, प्रोपेनोन नहीं है। अगर हम प्रोपेनोन होता तो जब इसको हम रिएक्ट कराएंगे आयोडीन और NaOH से, तो ये जो हमारे को आयोडोफॉर्म यानी कि पीला कलर देगा, तो हम समझ जाएंगे कि ये प्रोपेनोन है। ध्यान रखना, प्रोपेनॉल में कोई अभिक्रिया नहीं होगी, प्रोपेनोन होगा तो अभिक्रिया करके पीले कलर में आयोडोफॉर्म देगा। इसी तरह से फिनॉल जो है ये अभिक्रिया करके जो है आयरन फिनॉल जो है यानी कि बैंगनी कलर प्रेजेंस करेगा, तो बैंगनी कलर आते ही समझ लो आयरन फिनोल बन गया। इस तरह बेंजोइक अम्ल जो है इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो सफेद अवक्षेप प्राप्त होगा, प्रेसिपिटेट प्राप्त होगा, जो कि फेरिक बेंजोएट बनता है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है कि कलर वाइज आप पहचान सकते हो। इसके बाद में जो है आयोडोफॉर्म बनेगा,
एसिटोफिनोन से भी, जिसमें आपका आयोडीन और NaOH से ट्रीट कराओगे तो आयोडोफॉर्म OV पीला अवशेप देगा, आपको पीले कलर में आ जाएगा। तो इस तरह से हम जो है इसका परीक्षण कर सकते हैं। और बेंजोफिनोन जो है, इसको हम अभिक्रिया करेंगे तो इसका कोई भी रिएक्शन नहीं होगा, कोई आपके पास प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो इस तरह से जो है ये सॉल्यूशन था केमिस्ट्री का। अगर आपने न्यूमेरिकल्स अच्छे तरीके से समझे तो आपका बहुत सारे डाउट क्लियर हो गए। शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और आपका नेक्स्ट वीडियो जल्द से जल्द आ रहा है। मैक्सिमम कमेंट करें कि आपको कौन से सब्जेक्ट का सॉल्यूशन चाहिए, क्योंकि हमारे पास आर्ट्स और कॉमर्स वालों को बहुत सॉल्यूशंस के लिए कमेंट आ रहे हैं, तो उनके भी हमें सॉल्व करवाने होंगे। तो आपके जितने ज्यादा कमेंट रहेंगे तो उतनी जल्दी हम सॉल्व करेंगे। आशा करता हूं इस वीडियो को शेयर कर दिया होगा और इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा भी होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिशन मेरिट के वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।